मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जहर के धंधों पर कठोर नियंत्रण की जरूरत। राक्षस कभी भी किसी भी रूप में तबाही में के लिए आ सकता है। इसी तरह जहर के अनेक रूप होते हैं। यह दवा के रूप में मिल सकता है, नशे के रूप में मिल सकता है, तस्करी और हथियारों के रास्ते से हजारों की जान ले सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मृत्यु की जांच के दौरान बॉलीवुड के और राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र में ड्रग्स के नशे एवं धंधों की परतें खुलने के आसार दिख रहे हैं। मुंबई ही नहीं, पूरे देश में यह खतरनाक धंधा फैला हुआ है। इस एक प्रकरण की जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भारत में पिछले वर्षों के दौरान केमिकल्स, दवाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यटन की आड़ में ड्रग्स के जहर से समाज की बर्बादी के लिए चल रही गतिविधियों को कठोरता से कुचला जाएगा। सामान्यतः माना जाता है कि ड्रग का तार केवल विदेश से जुड़े हुए होते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, थाईलैंड या अफ्रीकी देशों से चोरी छिपे और तस्करी से ड्रग पहुंचाने के मामले सामने आते रहे हैं। ड्रग पर 50 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन यदि भारत में प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीबीआई के पिछले 25 से 30 वर्षों के दौरान भारत में ही अफीम, गांजे के अवैध रूप से तैयार या तस्करी की गई मादक सामग्री के प्रकरणों पर शोध किया जाए तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। सबसे दुखद यह है कि बहुत कम प्रकरणों में सजा के साथ अपराधियों, कंपनियों, अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई हुई है। अदालतों की समस्या यह रही है, इस धंधे में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाले लोग किसी दस्तावेज के सामने नहीं मिल पाते। वे हमेशा मुखौटा लगाए घूमते हैं। देश विदेश के संपर्क और सत्ता संरक्षण के जरिए एक हद तक मीडिया पर भी उनका प्रभाव रहा है। यह शायद पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जहरीले धंधे पर नियंत्रण के लिए जांच एजेंसियों को पूरी छूट देकर किसी को भी न बख्शने का आदेश दिए हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि ड्रग के धंधे के जरिए भारत में लाखों युवकों, युवतियां, गरीबों, अमीरों को नशे, अवैध कमाई और अपराध की तरफ धकेला जा रहा है। यूं अफीम, गांजे के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अफीम के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। इसलिए वैध या अवैध कारोबार के लिए इन इलाकों में वर्षों से तस्कर, व्यापारी, पुलिस, नेता के गठजोड़ की जानकारियां केंद्रीय एजेंसियों को मिलती रहती है। अफीम से केमिकल बनाने के नाम पर एक अफीम मंगवाने वाली एक कंपनी के ट्रक रास्ते से गायब हो जाने का एक प्रकरण सामने आने पर 20 साल पहले कार्रवाई निचले स्तर के मैनेजर तक सीमित रह गई थी। यही नहीं, जांच करने वाले एक प्रवर्तन निदेशक को हटा ही दिया गया। इसी तरह एक और ईमानदार निदेशक ने कई बड़े धंधाबाज और नेताओं के जुड़े मामले खोलने की कोशिश की तो पहले उसका तबादला किया गया। फिर देर सवेर उसकी मुंह खोलने की आशंका होने पर ऐसे आतंकित किया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इसे प्राकृतिक मौत ही बताया गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर या नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में हथियारों के तस्कर व आतंकवादी मादक पदार्थों का सहारा लेकर ही अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसमें मासूम बच्चों, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें नशे का आदी बनाकर मरने मारने के लिए तैयार किया जाता है। यही माफिया महानगरों में सिगरेट, गांजे, हुक्के के माध्यम से किशोर, युवक, युवतियों को अपने जाल में फंसा रहा है। यदाकदा पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन समाज में यह नशीला जहर जितनी तेजी से पैर पसार रहा है, सामान्य पुलिस से इस पर काबू पाना मुश्किल लगता है। अफ्रीका के कुछ देश या अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस जहर के धंधे से ही पतन के कगार पर पहुंच गए हैं। लंदन
न्यूयॉर्क, पेरिस या टोक्यो और बैंकॉक जैसे शहर मादक पदार्थों के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं। भारत की समस्या यह है कि कई एजेंसियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी हुई है, उनमें फाइलें घूमती रहती है, अफसरों में टकराव होता है, कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चलने से अधिकारी बदलते ही नहीं, दुनिया से भी दूर चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे अपराध के लिए एक सशक्त समन्वित एजेंसी और विभाग हो तथा विशेष अदालतों में यह मुकदमा चले जो कि एक समय सीमा के भीतर अपराधी को दंडित करे। दूसरी तरफ जाने अनजाने मीडिया का एक वर्ग भी मोह या भ्रम जाल में फंस जाता है। यदि ताजा प्रकरण की बात करें तो सुशांत सिंह मामले में जब ड्रग माफिया के तार जुड़ने होने की आशंका सामने आने लगी तो अति प्रगतिशील कहलाने वाले नामी पत्रकारों और उनमें मीडिया संगठनों ने अन्य मीडिया कर्मियों द्वारा इस मामले को तुल दिए जाने का आरोप मढ़ते हुए विरोधी अभियान ही शुरू कर दिया। यह भी संभव है कि पर्दे के पीछे से उनका आका इस धंधे से लाभ कमा रहे हों। वे यह भूल जाते हैं कि ड्रग के जहरीले धंधों से ही बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अत्याचार बढ़ते हैं। सरकार किसी को भी नहीं, समाज और भविष्य को खोखला करने वाले तत्वों को जड़ से नष्ट करना चाहिए, जरूरी है। जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे देशों ने कठोरतम कानूनों से नशे के जहरीले नागपाश को नियंत्रित किया है। चीन में तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। भारत में मानवाधिकारों के नाम पर अतिवादियों, तस्करों, नकाबपोश धनपतियों और नेताओं के प्रश्रय से फल फूल रहे अपराधियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई में शुरू हुआ यह अभियान पूरे देश में जारी रखना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। প্রসঙ্গ নাগরিকত্ব, এই বিষয়ে আলোচনা করবেন নো এনআরসি মুভমেন্টের বিশিষ্ট নেতা সুখেন্দু সরকার এবং অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করবেন আমাদের অধিকার গ্রুপের অন্যতম অ্যাডমিন জিষ্ণু রায়চৌধুরী। আমি দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং জিষ্ণু বাবুকে বলছি অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সকলকে নমস্কার এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করছি। আমাদের মাঝে আছেন প্রফেসর সুখেন্দু সরকার। তিনি নো এনআরসি মুভমেন্টের একজন অন্যতম নেতৃত্ব এবং বহু কাল ধরে উনি এই নেতৃত্বের মধ্যে আছেন, লড়াইয়ের মধ্যে আছেন। তো এই নাগরিকত্ব বিষয়টা কি, এই বিষয়টা নিয়ে সুখেন্দুদের সাথে আমার প্রথম প্রশ্ন। নাগরিকত্বের সাথে যে সমস্ত কূটকচালি মানে আইনি কূটকচালি জড়িত আছে, আমি কিন্তু সেগুলো একটু মানে সেট অ্যাসাইড করতে চাইছি, মানে পাশে রাখতে চাইছি। আমি মূলত দুটো বিষয়ের উপর আলো ফেলতে চাই। একটা হচ্ছে যে নাগরিকত্বের সঙ্গে কি কি আইডিওলজিক্যাল ইস্যুস জড়িত আছে, আর একটা হচ্ছে তার প্র্যাগম্যাটিক দিকগুলো, মানে বাস্তব দিকগুলো। একটা হচ্ছে আদর্শগত দিক আর একটা হচ্ছে বাস্তব দিক। আমি প্রথমেই নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে আইডিওলজিক্যাল ইস্যুগুলো নিয়ে শুরু করতে চাইছি। যেমন আমার প্রথম যেটা বলার বিষয় সেটা হচ্ছে যে নাগরিকত্ব আদতে কাদের এজেন্ডা। এক কথায় বলতে পারি নাগরিকত্ব জনগণের এজেন্ডা নয়, একমাত্র এমনকি আসামেও অগপ বা আশু দীর্ঘদিন নীরব ছিল। আমরা দেখেছি যে 1979 থেকে 1985 একটা তুমুল আন্দোলন হয়েছে আসামে। তারপর 1985 থেকে 2005 একদম চুপ। 2005-এর 12ই জুলাই সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি সম্পর্কে রুলিং দিল। তখন নতুন করে হইচইটা শুরু হলো এবং পরবর্তীতে দেখা গেল এটাকে একটা প্যান ইন্ডিয়া, যেটা ছিল অসমের ইস্যু, সেটাকে করা হলো প্যান ইন্ডিয়া ইস্যু। অর্থাৎ অসম ছাড়া অন্যত্রও কিন্তু এনআরসি হবে, তার নামটা বদলে গেল। এনআরসির জায়গায় সেখানে আসলো এনআরআইসি। আমার যেটা প্রথমেই যেটা মনে হয় যে একেবারে একপাক্ষিকভাবে জনগণের কাঁধের ওপর নাগরিকত্বের ইস্যুটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটাকে একেবারেই সঠিক বলা যায় না। এই একপাক্ষিক আরোপণের কিন্তু আমরা বিরোধিতা করি। দ্বিতীয় প্রশ্ন যে প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে
আমার নাগরিকত্ব কেন এতটা লিগাল ডকুমেন্ট নির্ভর হবে, মানে এত লিগাল ডকুমেন্ট চাওয়া হচ্ছে কেন আমার কাছে, এটা কিন্তু একটা খুব বড় প্রশ্ন। আমি উল্টো দিকে প্রশ্ন করতে চাই যে আমার কাছে ধরুন কোনো লিগাল ডকুমেন্ট নেই, কিন্তু দেশ ও সমাজ গঠনে, সমাজের চলনে ব্যক্তি হিসাবে আমি ধারাবাহিকভাবে একটা কন্ট্রিবিউটিভ রোল প্লে করে যাচ্ছি। নাগরিকত্বের প্রশ্ন সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়? এই প্রশ্নটা কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আমার কাছে কাগজ নেই কিন্তু আমার অবদান আছে, অবদানটা দেখা হবে না, দেখা হবে কাগজ। এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন। আর তৃতীয় যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে নাগরিকত্ব কি করে ডিসাইডেড হবে? সীমানা তৈরি করিনি, ব্যাপারটা বর্ডার 40-এর ভারতবর্ষের যে বিভক্ত মানচিত্র পাচ্ছি তার মেকিং এ কিন্তু আমাদের কোনো ভূমিকা নেই, আমরা তৈরি করিনি। রাজনৈতিক দলের নেতারা তারা বসে বসে এগুলো তৈরি করেছেন এবং আমাদের ঘাড়ের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি জনগণের অংশ হিসাবে এই সীমানা তৈরিতে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ভূমিকা ছিল না, তাহলে এই আরোপিত সীমানা আমি মানবো কেন? কেন এই 73 বছরেও মুহূর্তের জন্য ত্রিদেশীয় নাগরিকত্বের কথা ভাবা হয়নি? অর্থাৎ একদিকে বাংলাদেশ, একদিকে পাকিস্তান, আর একদিকে ভারতবর্ষ, তিনটে দেশের মধ্যে আমরা ফ্রিলি মুভ করতে পারবো, এখানে কোনো বর্ডার থাকবে না কার্যত। এই ক্ষেত্রে আমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাব অ্যাজ ইফ যেন আমারই তিনটে ঘরের একটা পরিবারে আমি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছি। এই সিস্টেমটা, এই মেকানিজমটা ডেভেলপ করা গেল না কেন? নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমার কাছে একটা খুব বড় প্রশ্ন। আমি আরো যেটা প্রশ্ন করতে চাই যে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব থেকে লেগাসি ডেটা আসে, তো এই তার মানে তো সরকার ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। এই যে অবনমন, এই অবনমন আমাদের মানতে হবে কেন? এই যে অধঃপতন, এই অধঃপতনকে আমার মানতে হবে কেন? মইটা ব্যবহার করা যায় নিচ থেকে উপরে উঠতে, আবার ওপর থেকে নিচে নামতে। এখানে মইটাকে একটা কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে, উপর থেকে নিচে নামতে। এই অবনমন আমি মানবো কেন? এটাও একটা প্রশ্ন। পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে কেন নাগরিকত্বের প্রশ্নটাকে এতটাই শর্তকণ্টকিত করা হচ্ছে, একের পর এক শর্ত আরোপ করা হচ্ছে, কেন এটা করা হবে? এবং এটাকে কেন এক্সক্লুশনে দিয়ে হতে হবে, অর্থাৎ এটা কেন শুধু বাদ দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে? এর কাজ তো হওয়া উচিত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে, যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এমব্রেস করবে, আলিঙ্গন করবে, ভিতরে আনবে, এটাকে ইনক্লুসিভ হতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে উল্টো হয়ে যাচ্ছে, এটা একদম প্রিন্সিপালের দিক থেকে এক্সক্লুশনারি হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। আমার যেটা ষষ্ঠ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে নাগরিকত্বের গোটা বিষয়টা যেভাবে হাজির করা হচ্ছে, যেন আমি ব্যক্তি, আমার কোনো স্বাধীনতা নেই, আমি হচ্ছি রাষ্ট্রের প্রজা। এই যে প্রজা মানসিকতা ওপর থেকে নিচে ইনজেক্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, আমি কিন্তু এটা একেবারেই বিরুদ্ধে। আমরা কেউ রাষ্ট্রের ইজারাদারিতে বাস করছি না। রাষ্ট্র হচ্ছে ট্রাস্টি, রাষ্ট্রকে দেখভাল করতে হবে জনগণকে, জনগণও রাষ্ট্রকে দেখভাল করবে। এটা একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার। কিন্তু এখানে বিষয়টা এমনভাবে হাজির করা হচ্ছে যেন রাষ্ট্র জমিদার আর আমরা সেই জমিদারির প্রজা। এটা একটা খুব বড় গন্ডগোলের জায়গা আমার মনে হয়েছে যে নাগরিকত্বের প্রশ্নে। তো এই জায়গাটাও কিন্তু আমার মনে হয় বিরোধিতা করা দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা যে নাগরিকত্বের যে প্রমাণ, এই প্রমাণটা আমাকে কেন করতে হবে? রাষ্ট্র তার নিজের কাছে ডকুমেন্টস থাকবে, রাষ্ট্র বুঝবে, আমাকে কেন আমার নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে? আর যদি প্রমাণ করতেই হয় সেখানে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স বলে একটা কথা আছে, সেটা কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে না? नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है कोरोना के संदर्भ में, एक भाषण का हिस्सा है कोरोना के संदर्भ में, एक जुमला है कोरोना के संदर्भ में, आपदा में अवसर तलाश। दूसरा एक जुमला है आत्मनिर्भर होने। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कोरोना के दौरान कोरोना किट में घपले घोटाले की खबरें आ रही, उसको लेकर अगर समझें तो आज मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या घोटालेबाजों ने आपदा में अवसर तलाश लिया है? क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना किट में घोटाला करते हुए घोटालेबाजों ने आपदा में अवसर तलाश कर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं? तंज में आपको लग सकता है, लेकिन यह बड़ा सवाल इसलिए कि कोरोना किट, जीवन रक्षक कोरोना किट, इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में, जब देश का हर सूबा कोरोना से जूझने, कोरोना से बचने, कोरोना से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, ऐसे वक्त में
क्या कोरोना किट में भी भ्रष्टाचार हो सकता है? अगर आप उत्तर प्रदेश की खबरें देखें तो न सिर्फ हो सकता है बल्कि बड़े पैमाने पर हुआ है और हो रहा है। आप हैरान होंगे कि जो कोरोना किट 2800 रुपए में खरीदी जानी चाहिए थी, वो कोरोना किट यूपी के कई जिलों में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में खरीदी गई। ऐसी खबरें लगातार तब आई जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह चुनावी दौरों के दौरान लगातार ऐसे घपलों घोटालों की जानकारी मीडिया को देने लगे। उसके पहले बीजेपी के एक विधायक ने भी आरोप लगाया। बीजेपी के विधायक ने अपने जिले के डीएम पर ही आरोप लगाया कि डीएम की जानकारी में कोरोना किट में घोटाले हो रहे हैं। महंगी कीमतें पर दोगुनी, तिगुनी, चारगुनी कीमतें पर कोरोना किट खरीदी जा रही है। तो आज इसी मुद्दे को समझने के लिए कि कोरोना किट को भी खरीदकर घोटालेबाज सरकार को न सिर्फ चूना लगा रहे हैं, बल्कि ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपदा हो, चाहे महामारी हो, जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी वहां बाज नहीं। तो हमारे साथ हैं आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, और संजय सिंह से मैं बात इसलिए इस मुद्दे पर करना चाहता था क्योंकि संजय सिंह ने 4-6 दिन पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपने हाथ में एक ऑक्सीमीटर रखा था, थर्मामीटर रखा था, और वो बता रहे थे कि ये कितने में उन्होंने खरीदा और ये कितने में उत्तर प्रदेश में पंचायतों में खरीदा गया सरकार के खर्चे पर, सरकारी खजाने से। तो संजय सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को भी नमस्कार, शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार कोरोना किट में अगर घोटाला हो भी रहा होगा तो क्या होगा, पंचायत में अगर कुछ जिलों की पंचायतों में कुछ अगर कोरोना किट खरीदा गया 2800 का, अगर 5,000, 4,000 उसमें क्या घोटाला होगा। लेकिन आज जो खबरें देखी संजय जी, और आपका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा मैं वीडियो देख रहा था, अब खबरें मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कम से कम दर्जन भर जिले के नाम तो मेरे पास है, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बिजनौर, बाराबंकी, मथुरा, आगरा, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, चंदौली, मैनपुरी, झांसी, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, 12 से 15 जिलों का नाम मेरे पास है जहां कोरोना किट में बड़े पैमाने पर खरीद में कई गुना कीमत पर खरीदी गई। अब योगी ने एसआईटी बना दी और जांच के आदेश दे दिए। तो क्या कहेंगे आप? मान लें कि अब जांच के आदेश के बाद घोटाले जो हुए वो घोटालेबाज पकड़े जाएंगे और आगे ऐसी चीज कहीं नहीं होगी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अजीत जी, पहली बात तो ये कि ये कोई छोटा घोटाला नहीं है, ये कोरोना का एक महा घोटाला है। और जैसा आपने कहा, ये शमशान में दलाली खाने के समान है। यानी ऐसे समय में जब लोग कोरोना से मर रहे हैं, जब शमशान में लाशें बिछी हुई हैं, जब उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं, कई मंत्री मेदांता में एडमिट है, लगातार 7-7, 8-8 हजार केसेस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ऐसे समय में कोरोना के लिए जो किट खरीदी जाती है, जो उसका सर्वे करने के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदा जाता है, उसमें भी घोटाला कर लिया गया। और घोटाला कोई सामान्य नहीं है अजीत जी, जो आपने जानकारी दी वो सिर्फ पैसों के बारे में दी, लेकिन ये जो घोटाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदा गया, चाय की दुकान पे बनी हुई कंपनी से ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदा गया, गल्ला बेचने वाली कंपनी से ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदा गया। और यहाँ ही बात नहीं रुकती, जो कंपनी जमीन पर है ही नहीं, उस कंपनी से भी ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदा गया। और खरीदा कितने में गया? आप पत्रकार हैं, अभी आप ऑनलाइन सर्च कीजिए ऑक्सीमीटर कितने का मिलता है, आपको 800 रुपए दाम दिखाएगा, बगैर किसी पैरवी के, बगैर किसी के पास गए, बगैर कम कराए 800 रुपए में ऑक्सीमीटर अगर आप अभी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 1800 रुपए में थर्मोमीटर अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, योगी सरकार ने क्या किया? और आप कह रहे थे डीपीआरओ और ग्राम पंचायत और जिलाधिकारी, यहाँ तक बात सीमित नहीं है, ये योगी सरकार का घोटाला है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप जान लीजिए। 1800 रुपए का ऑक्सीमीटर बिजनौर में 13,000 रुपए में खरीदा गया, वहां पर मिलने वाला 800 रुपए का ऑक्सीमीटर वो खरीदा गया 3300 रुपए में। वही ऑक्सीमीटर झांसी में खरीदा गया 4,000 रुपए में, वही ऑक्सीमीटर, वही थर्मोमीटर सुल्तानपुर में खरीदा गया